ट्रंप केवल एक सिपाही है। ट्रंप ने जो ट्रेड वार शुरू की है वो बिजनेस डिसरप्शन का फाइनल डे शो चल रहा है। अमेरिका सुपर पावर की विंडो है। आपने देखा पिछले एक महीने पहले फ्रांस ने और जर्मन ने डिक्लेयर कर दिया कि दे आर रेडी टू टेक द पावर ऑफ द वर्ल्ड। और आपने अभी एक बात कही कि जिस देश की मुद्रा स्ट्रॉन्ग स्थिति में होगी, यानी मनी की वैल्यू बहुत अच्छी होगी, वही देश अच्छा बिजनेस करता है या उसी परसेप्शन में जाके बिजनेस देखा दिखता है। तो इस पर क्या फंडा है? इसकी बात ये 2 तरीके होते हैं। 100 रुपए ब्रिटेन अमेरिका देता हमें, 100 रुपए इमरान भाई को देता। मैं 100 रुपए की चॉकलेट लाके यहाँ 100 लोगों में बांट देता हूँ। लोग खुश है, साहब आर के सिंह साहब आए चॉकलेट लाए सर। इमरान भाई भी 100 रुपए लाए। इमरान भाई उतरते हैं, 1 रुपए का भटूरा खरीदते हैं, 1 रुपया रिक्शा वाले को देते हैं, 100 जगह 1 रुपया खर्च करते हैं। इकोनॉमी का चक्का घूम जाता। भटूरे वाला तुरंत आटा खरीदने जाता, गैस खरीदने जाता, अपने बर्तन धोने वाले आदमी आ गया। इसमें फैक्ट्री लगवाओ, फैक्ट्री वाले से लाइफ लॉन्ग का रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम रखो। आप देखना कंट्री का व्यापार और कंट्री की ग्रोथ कहां पहुंच जाएगी। आप क्या? नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। आपने देखा इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमी किस ओर जा रही है। अमेरिका ने पूरे विश्व में ट्रेड वॉर की स्थिति पैदा कर दी है, मगर अच्छी बात यह है कि 3 महीने की भारत को मोहलत दे दी है। इस सब के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलन मस्क से भी बात की है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? क्या मिडिल क्लास और ज़्यादा आर्थिक बोझ के नीचे दबता जा रहा है? महंगाई क्या लगातार निम्न और मध्यम वर्ग को मार रही है? खैर, जितनी प्रॉपर्टी के रेट ऊपर जा रहे हैं, एक आम व्यक्ति की पहुंच से वो दूर होती जा रही है। सोना रिकॉर्ड कायम कर रहा है और डॉलर भी लगातार रुपयों को कुचल रहा है। इस सब पर हम बात करेंगे आर्थिक विशेषज्ञ आर के सिंह जी से, और वो बताएंगे कि आज की डेट में यदि हम बात करें भारत की इकोनॉमी की, जो एक बड़े परसेप्शन में देखी जाए तो ट्रिलियन में बात होने लगती है, लेकिन जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता। तो सिंह साहब, आप बताएं कि भारत की अर्थव्यवस्था किस ओर है? इमरान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की है। अब मैं इसको जो शुरू करूंगा, सबसे पहली बात जो ट्रंप साहब की आपने कही, मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं जो इस देश को नहीं मालूम है। शायद कुछ लोगों को मालूम हो तो वो जनता से छुपाते हैं। वर्ल्ड का ड्राइवर आज भी ग्रेट ब्रिटेन है। ट्रंप केवल एक सिपाही ही है। ट्रंप ने जो ट्रेड वार शुरू की है वो बिजनेस डिसरप्शन का फाइनल डे शो चल रहा। 25-30 साल पहले वर्ल्ड में बिजनेस डिसरप्शन शुरू हुआ। बिजनेस डिसरप्शन क्या, आज मैं लोगों को ये भी बता देता हूँ। इस शब्द को हमारा देश 2 साल से सुन रहा है, लेकिन उसको समझने में बहुत देर लग रही है। बहुत देर हो गई समझने में। बिजनेस डिसरप्शन कैसे करते हैं लोग? जो बिजनेस ड्राइवर हैं, जो वर्ल्ड के 10-12 लोग बिजनेस ओनर्स हैं, वो लोग बिजनेस की प्रोसेस में अल्ट्रेशन लाते हैं। विद द इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने उस बिजनेस की पूरी सिस्टम ही बदल दिया। पहले हम खाना खाने रेस्टोरेंट जाते थे, अब जोमेटो हमारे यहाँ खाना देने आता। पहले सब्जी लेने जाते थे, आप सब्जी हमारे घर आती है। उबेर के पास कोई कार नहीं है, मगर सबसे बड़ा कार चला रखने वाला है। एयरबीएनबी के पास एक होटल नहीं है, सबसे बड़ा होटल ओनर है वो लार्जेस्ट। तो ये काम 30 साल पहले ब्रिटेन ने शुरू किया था, और अमेरिका एक बहुत
हम लोग सब नॉर्मली ये सोचते हैं अमेरिका सुपर पावर नहीं है। अमेरिका सुपर पावर की विंडो है। आपने देखा पिछले 1 महीने पहले फ्रांस ने और जर्मन ने डिक्लेयर कर दिया कि दे आर रेडी टू टेक द पावर ऑफ द वर्ल्ड। ब्रिटेन का किंग हमेशा हर 45 साल में 40 साल में वर्ल्ड का डिसऑर्डर चेंज करता है। इस बात को समझने के लिए बहुत गहरा जाना पड़ता है। मैं केवल ट्रेड वार की बात कर रहा हूं। जब ट्रंप साहब ने आते ही कस्टम ड्यूटी सब पे असाइन बड़ी उल्टी सीधी शुरू कर दी थी, आपने ध्यान से देखा नहीं। सबसे पहले कनाडा ने रेस्पॉन्स किया था हाँ जी बिल्कुल। और सबसे कम ट्रंप ने ब्रिटेन पे लगाई थी 10%। और कनाडा ने उसी दिन अलाउ कर दिया कि जितने भी लोग हैं अमेरिका में नॉन अमेरिकन्स, उनको परमानेंट रेजिडेंटशिप हम फ्री में देंगे, उनको यहाँ जॉब देंगे, वो आईटी इंडस्ट्री यहाँ आ सकती है, क्योंकि कनाडा का राजा भी वही है। समझे? आपने देखा ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ट्रंप साहब से मिलते हैं, उन्हें किंग का इनविटेशन देते हैं, नेक्स्ट डे जेलेंस्की आते हैं, ओवल ऑफिस की पहली बार लाइव रिकॉर्डिंग देखी जा रही है और जेलेंस्की साहब जिसको अमेरिका का सुपर पावर मानते हैं, जेलेंस्की साहब उससे बिल्कुल पूरी तरह स्ट्रॉन्ग आंख में आंख डाल के बात करते हैं और झुकते नहीं हैं और वहाँ से निकल जाते हैं मीटिंग छोड़ के, सीधे ब्रिटेन पहुँच जाते हैं। 20 यूरोप के देशों के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बैठ जाते हैं, उसी दिन सारा फंड रिलीज कर देते हैं, उसी दिन शैडो रॉकेट और सारे वेपन जेलेंस्की को भेज देते हैं, वी आर विद इन नॉट फाइट। अगले दिन जेलेंस्की किंग चार्ल्स से मिलते हैं। अच्छा, ये और रिडक्शन शुरू होता कैसे, सुनिए अब ध्यान से। जी। रिडक्शन शुरू होता, हमारे देशों को रिलीफ मिल जाता जो ब्रिटेन के फेवर के लोग हैं। चाइना को, जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब 1980 से क्रिएट करना शुरू करा था, उस चाइना में ड्यूटी और बढ़ाई दी जाती है। तो ये जो ड्यूटी बढ़ाई हैं, इनसे हमारे ट्रेड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात, हमारे ट्रेड पर फर्क पड़ रहा है जो हमारा डॉलर जो है के मुकाबले रुपया सस्ता होना। शायद हमारे देश में लोगों ने ध्यान से नहीं देखा, लिज को हटाया गया था, ऋषि सुनक को लाया गया था, क्योंकि पाउंड को 87 रुपये से 107 रुपये करने वाला आदमी चाहिए था। वो ऋषि सुनक ही सबसे बेस्ट थे वर्ल्ड में, और ऋषि सुनक ने वापस पाउंड को 87 से 100। किसी भी देश के रुपया क्या शो करता है, उसकी वैल्यू ये शो करती है उसका बिजनेस कैसे चल रहा है, उसकी इकोनॉमी कैसे। अगर आपका एक पैसे भी रुपया गिरता है तो आपके बिजनेस में दिक्कत है। अब आप रियल एस्टेट का आपने सवाल करा था। अच्छा सिंह साहब, एक छोटी सी बात और मैं पूछूंगा। एक खबर आती है बार बार कि चाइना जो है दूसरे देशों का बिजनेस डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी जो उसकी मुद्रा है उसको डिवैल्यूएट करता है बार बार। और आपने अभी एक बात कही कि जिस देश की मुद्रा स्ट्रॉन्ग स्थिति में होगी, यानी मनी की वैल्यू बहुत अच्छी होगी, वही देश अच्छा बिजनेस करता है या उसी परसेप्शन में जाके बिजनेस देखा जाता है। तो इस पर क्या फंडा है? इसकी भी बात बताता हूँ। आप लोगों को याद हो 1991 में इंडिया बहुत फाइनेंशियली वीक हो गया था और गोल्ड हमें बेचना पड़ रहा था, देना पड़ रहा था इन रीपेमेंट ऑफ आवर डेट। हमारा डेटा बहुत बढ़ गया, आज भी बहुत बढ़ गया। आप देखिए मनमोहन सिंह जी ने आते ही लगभग 50% डीवैल्यू करेंसी की थी। वो करेंसी डीवैल्यू इसलिए करी थी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज करने थे उन्हें, इसलिए चेंज करने थे। भारत को कोई काम नहीं दे रहा था, भारत से कोई माल नहीं खरीद रहा था, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा थी। हमारी जिस क्वालिटी का माल बिकता था हम बहुत महंगा बना रहे थे, उनकी नज़रों में वो सस्ता हो जाए इसलिए रुपया डिवैल्यू करे थे। चाइना जो अपनी करेंसी डिवैल्यू करता है, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है, पिछले 3-4 साल से चाइना को, जब से कोरोना की बात शुरू हुई है, कोरोना की भी एक अलग स्टोरी है, उस दिन से चाइना का बिजनेस छीना जा रहा है। ट्रंप ने सारे
अपने जो गारमेंट का काम था सबसे पहले भारत को ऑफर दी थी, हम लोग नहीं संभाल पाए। बांग्लादेश और वियतनाम ने उस अपॉर्चुनिटी को कैश करके अपनी नंबर 1 इकोनॉमी, अब चाइना सर्वाइवल के लिए डिवैल्यू कर रहा, कैप्चर करने के लिए नहीं कर रहा। जो बिजनेस उसके पास ऑलरेडी हाथ में है, उसने उस बिजनेस को बचाने के लिए उसका सारा गारमेंट का बिजनेस वियतनाम और ये छीन के ले गए थे, उसको वापस करने के लिए अलग अलग देशों में, अलग लंबी बात हो जाएगी, अलग अलग देशों में बिजनेस को बचाने के लिए वो करेंसी डिवैल्यू कर रहा, किसी का बिजनेस कैप्चर करने के लिए नहीं कर रहा। अगर चाइना की करेंसी डिवैल्यू नहीं होगी तो फॉरेन इन्वेस्टर उसके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। चाइना से यहाँ से इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहा पूरा यूरोप, तो उस विड्रॉल को रोकने के लिए चाइना ने करेंसी डिवैल्यू किया है। मैं रियल एस्टेट पे पूरे वर्ल्ड को सावधान करना चाहता हूँ। कंट्री बड़ी सबसे मेन है, जैसे अब हम बैठे नोएडा में, नोएडा हुआ, दिल्ली हुआ, गुरुग्राम हुआ, फरीदाबाद हुआ, यहाँ प्रॉपर्टी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 2 से 3 साल में प्रॉपर्टी के दाम जमीन से सीधे आसमान पर, ऐसा लगने लगा है कि कोई एक आम व्यक्ति यहाँ मकान नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि एक छोटे से मकान की भी कीमत करोड़ों रुपए में जाती है, लेकिन इनकम है नहीं। तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इस पे मैंने पीयूष गोयल जी को एक चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने पढ़ी भी नहीं। ये रोल मिस्टर कॉमर्स मिनिस्टर का होता है, शायद उन्हें बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ही शुड अंडरस्टैंड हिज रोल। कॉमर्स का काम क्या होता है? कॉमर्स में व्यापार को बनाना होता। भारत देश में आज तक केवल अटल बिहारी जी की सरकार ऐसी हुई जिसने कंट्री में पैसिव इनकम को रिड्यूस किया, अर्न इनकम को बढ़ाया। मतलब तनख्वाहें बढ़ी, प्रॉफिट्स बढ़े, रेंट और इंटरेस्ट कम हो गए थे। देश को तरक्की के लिए रेंट कम होनी चाहिए, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए, सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, बिजनेस प्रॉफिट बढ़ने चाहिए। अब इसमें हमने मिसफायर क्या कर दिया? जो आप सोच रहे हो रियल एस्टेट की बिल्डर दाम नहीं बढ़ रहे हैं साहब, ये एक बहुत बड़ा स्कैम करा वर्ड हमारे साथ, चाइना कर रहा। हमने एफडीआई अलाउ कर दी रियल एस्टेट में 100%। एज ए रिजल्ट अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, आपको बताऊं, मैं अगर नोएडा में एक फैक्ट्री खोलता हूं, पहली बात तो मर जाऊंगा मैं, 8 करोड़ मेरा जमीन में चलाएगा। जैसे जमीन से प्रोडक्शन होना, कि खेती कोई हो रही, तंबाकू कोई पैदा कर रहा हूं, प्रोडक्शन मशीन से हो रहा, मशीन के लिए पैसे नहीं बचते मेरे पास, तो मैं घटिया मशीन लगाता हूं, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती, मेरा प्रोडक्शन खत्म। दूसरी बात, अगर मैं 10 करोड़ रुपया लगाता हूं तो मेरा ब्रेक इवन भी 5 साल बाद आता, कैपिटल रिकवरी 10-15 साल में आती है। लेकिन वही मैं रियल एस्टेट में लगा देता हूं तो मेरा पैसा डबल हो जाता है। लेकिन फैक्ट्री में जब 10 करोड़ लगता है तो मेरा जरूर नुकसान होता है, मैं जरूर लेट आता हूं। कंट्री की जीडीपी 10,000 करोड़ से बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता, मनी का सर्कुलेशन होता, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता। इसको इंटरनेशनल जो स्टालवार्ट्स है वो रोकने के लिए रियल एस्टेट के रेट बढ़ा देते हैं। और रियल एस्टेट के रेट आप ध्यान से देखिए, नोएडा में 90% फाइनेंसर ने प्लॉट उठा रखे जी, इन्वेस्टर यूजर ने नहीं उठाए। एक्चुअल यूजर आप कह रहे हैं कि यहाँ जो पैसा लगा एक्चुअल यूजर का है ही नहीं ज्यादा, ये गेम नहीं है। सिंह साहब, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। एक अभी मैं रिपोर्ट आई है, करीब हो गए 1 हफ्ते पहले ही, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 68% जो प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं, जिन लोगों ने ले रखे हैं, फ्लैट लिया है, मकान लिया है या फैक्ट्री ली है, 68% लोग बैंक की ईएमआई देने में डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो उससे भी एक सिचुएशन बन रही है क्राइसिस वाली। जी देखिए, इकोनॉमिक्स इस देश में तो मनमोहन सिंह के अलावा किसी को समझ आई नहीं। मैंने तो देखा नहीं पिछले 45 साल के इतिहास में। मैक्रो इकोनॉमिक्स समझना, माइक्रो इकोनॉमिक्स समझने में अंतर होता। जब आप सामने है ना, जब मेरी फैक्ट्री नहीं लगेगी, 10 करोड़ का प्लॉट खरीद के डबल करूंगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं दूंगा, तो ईएमआई कहां से देगा वो बैंकों की? ये तो यही तो सर्कुलर इकोनॉमी होती है। 2 तरीके होते हैं। 100 रुपए ब्रिटेन अमेरिका देता हमें, 100 रुपए इमरान भाई को देता। मैं 100 रुपए की चॉकलेट लाके यहाँ 100 लोगों में बांट देता हूँ, लोग खुश हैं, साहब आर के सिंह साहब आए, चॉकलेट लाए 100 रुपए। हाँ जी, हाँ। इमरान भाई भी 100 रुपए लाए। इमरान भाई उतरते हैं, 1 रुपए का भटूरा खरीदते हैं, 1 रुपया रिक्शा वाले को देते हैं,
100 जगह 1 रुपया खर्च करते हैं, इकोनॉमी का चक्का घूम जाता। भटूरे वाला तुरंत आटा खरीदने जाता, गैस खरीदने जाता, अपने बर्तन धोने पैसा वाले आदमी को सर्कुलेशन में रहता। आ गया। तो आप ये कह रहे हैं पैसा सर्कुलेशन हाँ, में आ हजारों गया। घर की आमदनी बढ़ जाती। हाँ। तो ये 100 रुपए 10,000 रुपए क्रिएट करते हैं, और मेरे 100 रुपए खत्म, पेट में चले गए, टॉयलेट में निकल गए। हाँ, तो चॉकलेट यही खा ली। अब प्रॉपर्टी के दाम बढ़ना, गवर्नमेंट को तो इसमें इमरजेंसी है। मैंने पीयूष गोयल जी को चिट्ठी लिखी, कोई जवाब तक नहीं आया, एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आया। मैं बीच में सीएम हाउस के एक अधिकारी साहब से मुलाकात हो गई, मैंने उन्हें समस्या बताई, तो बोले हमारे यहाँ तो केपीएमजी भी कंसल्ट कर रहे हैं लोग, तो ऐसी बात वो क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा जरूरी कोई है, हर डॉक्टर हर बीमारी का इलाज कर ले, इस पर ध्यान दो। नोएडा शहर, ये फिर कहानी बताऊंगा डेवलपमेंट अथॉरिटी का, ये कितना बड़ा गलत रिस्क गवर्नमेंट कर्म कर रही है। आप किसान की खेती छीन रहे हैं, उसको हम मजबूरी देंगे, आप वो फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो भैया फैक्ट्री में प्रोडक्शन जमीन से हुई हो ना, मशीन से होना। अरे प्रोजेक्ट की 10% से ज्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए लैंड बिल्डिंग की। दूसरी बात, आप लैंड बेचो मत, आप प्रॉपर्टी डीलर नहीं हो, आप बिजनेस में फैक्ट्री लगवाओ, फैक्ट्री वाले से लाइफ लॉन्ग का रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम रखो। आप देखना कंट्री का व्यापार और कंट्री की ग्रोथ कहां पहुंच जाएगी। आप क्या कर रहे हैं, उसके 10 में से 8 तो निकालती है मशीन, लाएगा फिर वो टूटी फूटी वर्ड की सॉफ्टवेयर ड्रिवन मशीन नहीं लाएगा, प्रोडक्शन कैसे हो जाएगा। अच्छा सिंह साहब, अभी आपने देखा कि बांग्लादेश में किस तरह से एकदम तख्ता पलट हो गया, यूनुस सरकार आ गई, और लोग देखने लगे कि नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, यहाँ जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो गारमेंट्स की हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में। तो उन्होंने देखा कि वाकई अब तो इंडिया के पास बहुत स्कोप है काम लाने का। तो आपकी लोगों से बात होती होगी, क्या काम आप आता हुआ देखते हैं क्या? आपने इतना शानदार सवाल पूछ दिया इमरान जी, ओहो, दुखती रख पर रख दिया आपने। मैं क्या करूं, मेरा बड़ा महान देश है, मेरे बड़े महान लोग हैं, काम आया, करेगा कौन। टेलर कहाँ है आपके कंट्री में, आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है स्किल ट्रेनिंग के, उन गारमेंट का डिजाइनर कहाँ से लाऊं, पैटर्न मास्टर कहाँ से लाऊं, मेरे को कहाँ से लाऊं टेलर। टेलर को तो सिलना ही नहीं आता, उसे तो मशीन पकड़नी नहीं आती, उसे तो अलग अलग अटैचमेंट यूज करने नहीं आते, उसे तो लेटेस्ट फैब्रिक को पकड़ना नहीं आता, लेटेस्ट धागा नहीं पता, लेटेस्ट फ्यूज ही नहीं पता, उसे मशीन ऑपरेट करनी, क्योंकि कोई ट्रेनिंग सिस्टम ही नहीं कंट्री में। और स्किल इंडिया का क्या फिर? हाँ साहब, स्किल इंडिया वाला साहब, मैं साहब जब भी कोई मुझे एसी वाला मिलता, कार ड्राइवर मिलता, बाल कटाने जाता हूँ, कपड़े की दुकान पे जाता हूँ, हर टेक्निकल काम, जब मेरे घर में बिजली ठीक हो, नल ठीक हो, मैं पूछता हूँ तूने स्किल इंडिया की कहाँ ट्रेनिंग करी। अभी तक तो एक आदमी मिला नहीं भाई साहब मुझे। इमरान साहब आपको मिला हो तो बता देना, आप भी घूम रहे हो बस मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ कि मतलब जो एक स्किल इंडिया, मुझे ना पता साहब स्किल इंडिया ने किन्हें ट्रेन करा। स्किल इंडिया प्रोग्राम मोदी सरकार चला रही है, और चल तो बहुत कहा रहे जाता है कि लाखों करोड़ों युवा यहाँ से ट्रेनिंग करते हैं, रोजगार पाते हैं। तो लेकिन आपने तो एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया कि आपने तो आज तक देखा ही नहीं, और जबकि आप तो, जिसने देखा हो वो टीवी पे आके बताए। आप तो उस फील्ड से आते हैं, ना जाने कितने लोगों को रोजगार देते भी हैं, दिलाते भी हैं, और लोगों को जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बताते हैं कई तरह के, और आप एक्सपोर्टर्स जो हैं उनके भी संपर्क में रहते हैं। तो लेकिन स्किल इंडिया कहाँ दिखता है नहीं है साहब क्या? देखो, मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मुझे बस देसी बात पता, मैं गांव का देसी आदमी हूँ। सिंपल बात है इमरान भाई, अपना एड्रेस और मेल अनाउंस कर दो, जिस आदमी को भी 10 स्किल इंडिया के ट्रेंड आदमी से काम करवाए हूँ, उन 10 के नाम आपको भेज देगा, आपको पता चल जाएगा स्किल इंडिया कितना चल रहा, क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। मैं जानता हूँ मुझे कोई ड्राइवर ठीक नहीं मिल पाता, मुझे कोई प्लम्बर ठीक नहीं मिल पाता, मुझे एसी मैकेनिक ठीक नहीं मिल पाता, मुझे कोई हेयर सैलून का कटर ठीक नहीं मिल पाता, मुझे कोई कुक नहीं मिल पाता, मुझे सैलून वाला नहीं मिल पाता जो बाल ठीक काट पाए। क्यों? क्योंकि वो लोग उस्तादों से ट्रेनिंग लिए हुए होते हैं। मतलब उनकी ट्रेनिंग किससे होती है? उनके उस्ताद में।
कहीं जाके पहले वो घर से भाग के या वैसे फ्री में काम करते हैं, उस्ताद जी फिर पेचकस मार मार कर उसे सिखा देते हैं, वो बेचारा सीख के कर रहा होता है। जिस दिन उसने सीखा उस दिन का वो एक्सपर्ट था। लेकिन वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी आ रही है, चीजें चेंज हो रही हैं। मैंने आज जो मशीन चलानी सीखी, अगले साल वो नई मशीन आ गई है, नई फ्यूजिंग आ गई है, नए तरह के एसी आ गए, एसी में नई गैस पड़ रही है, उसको पता नहीं, उसको कोई बताता नहीं, फॉर्मल सिस्टम नहीं है। एज ए रिजल्ट वो मेरे एसी में एक तार ठीक करता, पीवीसी खराब कर देता। अच्छा, आजकल देश की अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है? महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल, यदि मैं क्रूड ऑयल की बात करूं, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल इस वक्त पिछले 4 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। लेकिन आप यदि गाड़ी में तेल डलवाते हैं तो आप रेट में कोई अंतर नहीं पाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि ये तो डीलिस्ट कर दिया था कि भाई डी कंट्रोल कर दिया था कि हम कंट्रोल ही नहीं करेंगे। यदि रेट बढ़ेगा तो मार्केट में रेट बढ़ जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट घटेगा तो फिर उसका भी बेनिफिट जनता को मिलेगा। मगर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। देखिए, क्या स्ट्रेटेजी? इकोनॉमी जानने का 2-3 मेथड बता देता हूँ। ये टीवी के डाटा और ये बड़े बड़े कंप्यूटर एनालिस्ट, जो बड़े बड़े सफल साइंटिस्ट होते हैं, सब तुम्हें डाटा लंबा लंबा परसेंटेज ग्रोथ रेट बताते रहते हैं। ये अंग्रेजी हमें समझ ना आती है, हमें देसी बात समझ आती है। हमारे काम की जगह और हमारे घर की जगह, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के 10 घर और 10 काम की जगह मैं देखता हूँ, उनमें ग्रोथ हो रही तो मुझे ग्रोथ लगती है, वरना नहीं लगती। आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप दुकान पे जाते हैं, मुझे याद है 200 ml के थम्स अप से 250 ml थम्स अप हुआ था महाकोला के नाम से, और तरक्की दिख रही थी। लेकिन जब मैं 6 इंच के सबवे को 3 इंच का बेचते हुए देखता हूँ, जब ग्लूकोज इस बिस्कुट के साइज छोटा हुआ देखता हूँ, जब 100-200 ml वाली फ्रूटी 180 ml की हो जाती है, तो वो इकोनॉमी को कुछ और बता रही होती है। आपकी इकोनॉमी एक्सपेंडिचर ड्रिवन है। आप लोग लोन बारो करते हो, आप टैक्स लगाते हो, उसको खर्च करते हो, आपकी इकोनॉमी बढ़ती है। आपकी इकोनॉमी वैल्यू एडिशन से नहीं होती। दूसरी बात, आपके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी एनालिसिस का कोई मैकेनिज्म नहीं है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो बनी उस डिपार्टमेंट का, आज तक टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गए, उसका रिफॉर्म नहीं हुआ। आपके मोबाइल का यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो मोबाइल की पल्स रेट है, उसका ऑडिट का मैकेनिज्म नहीं बना। आपके यहाँ जो बिजली आती है, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट का आज तक कभी कोई ऑडिट सिस्टम नहीं है। आपके ऑडिट सिस्टम डिपेंडेंट है किस पर? उनका ऑडिट भी वही करते हैं जो उसे करते हैं, तो चेक ही नहीं हो पाता। आप बताइए, अगर स्किल इंडिया चेक हो रहा तो उस आपने एक पुल बनाया, उस पुल से उस इलाके की कितनी पर कैपिटा इनकम बढ़ी, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, कितनी इकोनॉमी बढ़ी, कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ, आप बताइए ना पब्लिक को। आप कहते हैं पुल बना दिया साहब हमने। अच्छा सिंह साहब, एक लाइन में ही चाहूँगा इसका जवाब कि लोग महंगाई से बहुत त्रस्त है। बाजार में जाते हैं, सब्जी, फल, दाल, चीनी, चाय की पत्ती जेब बिल्कुल खाली कर देती है। तो ऐसा क्या किया जाए जो महंगाई को भी कंट्रोल में लाया जा सके? आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला है, महंगाई बढ़ रही, लोग त्रस्त हैं। मैं नहीं मानता लोग त्रस्त हैं। महंगाई बढ़ रही, ये बात सच है। देखिए, हमारे यहाँ हमारा पेट बहुत छोटा है, नाक बड़ी लंबी है हमारी। एज ए रिजल्ट हम लोग ना क्वालिटी फूड में बिलीव करते हैं, ना क्वालिटी मेडिसिन में बिलीव करते हैं। एडल्ट्रेट मेडिसिन मिलती हैं, एडल्ट्रेट मिल्क मिलता है, केमिकल इन्फ्यूज्ड वेजिटेबल फ्रूट मिलते हैं। हमारी नाराज़गी रोड पे नहीं दिखाई देती। हम महंगाई कहते हैं, लेकिन उसमें कोई हम ऐसा कोई दोष किसी का नहीं पाते। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि इसको दूर कैसे किया जाए, जी, दूर कैसे किया जाए। हाँ, आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन दे रहा हूँ। भारत को एग्रेसिव होना पड़ेगा।
एग्रेसिव मीन्स? हम पीछे हटना बंद करना पड़ेगा। हमारे पास एक ही चीज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, वो है हमारा नौजवान, जिसमें एग्रेशन है, जिसमें जोश है, जिसमें कुछ करने की तमन्ना, जिसकी जिंदगी में इच्छाएं हैं, जिसे जिंदगी देखनी। हमें देश का सारा पैसा उन पे लगाना पड़ेगा, उस हुनरदार बनाना पड़ेगा। अगर वो हुनरदार होगा, जो चीज 8 रुपए की मिल रही है वो 4 रुपए की मिलेगी। हमारे नौजवान ही देश का प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमारे देश की जमीन उत्पादन करके हमें रईस नहीं बना सकती। हमारा इन्वेस्टमेंट मशीन बाद में करेगी, पहले ह्यूमन बीइंग करेगा। 10 करोड़ की मशीन लगा दो, मशीन ऑपरेटर नहीं मिला तो क्या करोगे? सबसे बड़ा काम ये करना पड़ेगा कंट्री को, अपना एजुकेशन सिस्टम टोटली चेंज करना पड़ेगा। आपको फोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, भाई साहब किस स्कूल ने अपना सिलेबस बताया, बच्चे को बताया होगी एसएमएस का एटिकेट क्या है? मुझे बताइए। मैंने कामिनी वसीम जी डीपीएस प्रिंसिपल को एक मैसेज भेजा इसलिए कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम में साथ में लगाइए। छोटे बच्चे के हाथ में माँ मोबाइल दे देती है 6 महीने के में, वो 30 साल का हो जाता है, उसे ये नहीं पता कॉल किसको करनी, किस समय, कब एसएमएस करना, कॉल 3 बार करनी, कितनी घंटी पे करनी, घंटी कैसी देनी है, क्या करना उसको नहीं पता। वो उल्टा सीधा मोबाइल का यूज कर रहा। मोबाइल पे देख क्या रहा? मैंने देखा एक 4 ड्राइवर बैठे हुए थे, यूट्यूब देख रहे थे, फिल्म देख रहे थे। मैंने उनसे पूछा कितने साल से ड्राइविंग करते हो? बोले 20 साल से। मैंने कितने साल से मोबाइल है? बोले जी 20 साल से। मैंने कहा भाई साहब मोबाइल में कितने साल से क्या देखते हो? बोले यूट्यूब देखते हैं, रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, फिल्में देखते हैं, छोटी छोटी रील देखते हैं। मैंने कभी ड्राइविंग चलाना देखा? बोले वो कभी नहीं देखा। मैंने वाह, जिससे आमदनी होती है उस काम को आप सीखते नहीं हैं, जिससे खर्चा होता है उस काम को आप सीखते हैं। यही गलत होती है। हर नौजवान को ये समझाना होगा, दिखाना होगा, सिखाना होगा। आपकी रोटी जिस चीज से चलती है, जहां आप प्रोड्यूसर हो, जहां कमाने वाले हो, वहां के एक्सपर्ट बनो, ना कि जहां कंज्यूम करते हो वहां के एक्सपर्ट बनो। आप एक जगह प्रोड्यूसर हो, मिलियन जगह कंज्यूमर हो। आप अपनी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कर लो। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन 20% है, 80% जनता को ये समझना होगा। ग्रेट आदमी ग्रेट नहीं है, गुड आदमी ग्रेट है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? अच्छा सिंह साहब, जैसे एचडीएफसी बैंक है और कई और भी बैंक हैं, इन बैंकों ने जो सेविंग अकाउंट्स है, जो हम पैसा रखते हैं अपना बैंक में, इंटरेस्ट रेट घटा दिया है। इमरान भाई आप बार बार सवाल इतना खतरनाक कर देते हो, मुझे लगता है 1 घंटे बोलूँ। आप बुद्धिमान व्यक्ति हो, लेकिन ऐसा नहीं है हमें तंग करो, ज़्यादा पूछो हमसे। इस पर आज मैं छोटा से बोलूँगा, बैंकिंग इंडस्ट्री में एक बहुत तगड़ा गड़बड़ाहट चल रहा है, जो उसको आपको बताऊंगा। जी। आप आज के बाद किसी भी बैंक ब्रांच पे जाइए, बैंक मैनेजर से इंटरव्यू 2 बातों पे लीजिए कि आपके यहाँ डिपॉजिट्स कितने हैं और लोन्स कितने हैं, आपने डिपॉजिट कैसे करे, लोन्स कैसे करे। जो बैंकों के सेविंग और डिपॉजिट्स हैं रेट्स, वो बैंक की कॉस्ट क्रिएट करते हैं, और जो बैंक के लोन है वो आमदनी क्रिएट करते हैं। जी। लेकिन मैंने देखा है ज़्यादातर बैंकों में लोन 1000 करोड़ के होते हैं, सॉरी 1000 करोड़ के होते हैं, डिपॉजिट 5000 करोड़ के होते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट का गेम है, इसका गेम लोन में तो ईएमआई में इसलिए कम होता है, रिपो रेट कम होता है। बिल्कुल। जो सेविंग के रेट है वो इसलिए कम करते हैं, हमारे यहाँ लोग सेविंग और करंट अकाउंट में बहुत पैसा रखते हैं, उससे बैंक को लो कॉस्ट फंडिंग मिल जाती है, इसलिए बैंक इनके इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करके रखते हैं। नहीं तो बैंक घाटे में चले जाएंगे। हाँ, दूसरी बात सुनिए, हमारे आदमी के पास काम करने को है ही नहीं, ना व्यापार है ना जॉब है, तो बैंकों में पैसा रखता, बैंकों में पैसा रखता तो उसके पास दूसरी जगह लगाने को है नहीं। शेयर मार्केट में लगता तो वो उथल पुथल कर देता। प्रॉपर गोल्ड ने और मार दिया। आपने गोल्ड का सवाल भी करा था, तो गोल्ड तो हमेशा बढ़ता है जब वार शुरू होती है। वर्ल्ड में जब से इजराइल और यूक्रेन की वार हुई, आप देखिए 25,000 रुपये रेट बढ़ गया गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड ही अकेला करेंसी है जिसे लेके आप भाग सकते हैं। आपके भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, युद्ध हो जाए, आप प्रॉपर्टी लेकर नहीं भाग सकते। आप अपनी कारें और बिल्डिंग, सुनामी आ गई, लेकिन जेबों में पाकिस्तान से जब आए थे केवल गोल्ड ही ला पाए थे और कुछ नहीं ला पाए थे। तो गोल्ड की करेंसी वार के टाइम पे इसलिए भी बढ़ती। दूसरे बहुत से कंट्री अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए गोल्ड की स्टोरिंग शुरू कर देते हैं,
क्योंकि उन्हें पता है वार के कारण उन्हें बहुत परचेजेस करनी पड़ेगी, तो वो गोल्ड करके अपने फ्यूचर जो आपके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ेंगे उसको कंट्रोल करते। गोल्ड उनके पास होता तो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास पैसे होते। चलिए, विभिन्न मुद्दों पर सिंह साहब ने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया और ये भी बता दिया कि बैंक इंटरेस्ट रेट क्यों घटा रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल आपके मन में जरूर आना चाहिए, वो ये है, क्या बैंक में पैसा रखना आपके लिए सेफ है? बिल्कुल सेफ है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कल ही जाकर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें। आप इन्वेस्ट कीजिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए, लेकिन सरकार को भी समझना होगा, हिंदू मुसलमान छोड़ अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना होगा। और जो चैनल सरकार से हजारों करोड़ रुपए की फंडिंग ले रहे हैं, वो कभी आपको ये बातें नहीं बताएंगे। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।